वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एल्गी के अंदर एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल और उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। एक्टोकार्पस एक रेड अलगा है जो फियोफाइटा, फियोफाइसी, आइसोजेनेरेटी एक सीरीज है नई, और एक्टोकार्पेल्स, एक्टोकार्पेसी, एक्टोकार्पस, ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। फियोफाइटा एक ऐसा ग्रुप है जिसे मोस्ट एडवांस ग्रुप इन एल्गी माना जाता है, और ये नॉर्मली गोल्डन ब्राउन या ब्राउन एल्गी के रूप में इसे हम जानते हैं। ब्राउन, इसमें एक ही क्लास है फियोफाइसी और 3 सीरीज है, आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी। ये इस वजह से है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के आधार पर इसमें 3 एक आर्टिफिशियल वैसे ग्रुप किए गए हैं। कोई इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है नए सिस्टमेटिक पोजीशन में, केवल ये दिखाने के लिए कि जो मेंबर्स हैं फियोफाइसी के उन्हें 3 भाग में बांट दिया गया है। वो मेंबर्स जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता तो है मगर दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर। इसी प्रकार से वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जिसमें कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसमें कि एक मेंबर दूसरे मेंबर से अलग होता है, चाहे गैप्टोफाइट डोमिनेंट हो या स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो, लेकिन डोमिनेंट मीन्स बड़ा हो देखने में। तो वहाँ पर हेट्रोजेनरेटी आती है, और एक ऐसे मेंबर्स हैं जो बिल्कुल एडवांस टाइप के हैं जिसमें कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट नहीं होता है, यानी वहाँ पर जो गैमीट्स हैं सिर्फ वही हैप्लॉयड जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो भी जनरेशन है वो सब स्पोरोफाइट होता है, जैसे फ्यूकस है, सरगासम है वगैरह। तो यहाँ फियोफाइसी के बाद आइसोजेनेटी, उसके बाद एक्टोकार्पेल्स, एक्टोकार्पेसी एंड एक्टोकार्पस। तो इसके अकरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम, तो जो एक्टोकार्पस है ये बेसिकली एक्वेटिक एंड मैरीन एल्गा है, विच प्रिफर्स टू ग्रो इन टेम्परेट और पोलर सी। कहाँ मिलेगा ये? लिटोरल और सब लिटोरल जोन में। लिटोरल में जहां पर टाइड्स आती जाती रहती हैं वो जोन, और सब लिटोरल मतलब जहां पर टाइड्स का जो मार्जिन है, मतलब जो उसका रेंज है उससे और थोड़ा सा डीप की तरफ। मोस्टली ये अटैच्ड होते हैं, अटैच टू दी सबस्ट्रेटम। किस पे अटैच होते हैं? अटैच टू दी रॉक्स। मगर बहुत सारी इनकी कुछ स्पीशीजें ऐसी भी हैं जो एपीफाइट हैं, जैसे एक्टोकार्पस, कॉनिफेरस,
एक्टोकार्पस ब्रेवी आर्टिकुलरिस, ये किस पर एपिफाइट होते हैं? अपने बड़े यानी लार्जर ब्राउन एल्गी पर, यानी अपने ही ग्रुप के एल्गी पर एपिफिटिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ फ्यूकेल्स, क्योंकि फ्यूकेल्स ही मेंबर है जिसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं। कुछ स्पीशीज एपिजोइक भी होती है, या पार्शियली एंडोजोइक भी होती है, जैसे एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस। ये कभी कभी फिश की फिन्स पर ग्रो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार इसमें एपिफिटिक भी है, एपिजोइक भी है और अटैच्ड फॉर्म भी है। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म इसमें नहीं पाए जाते। तो इंडिया में इनकी कुछ स्पीशीजें मिलती हैं, जैसे इंडियन स्पीशीज सिलिकुलोसिस, एक्टोकार्पस इंडिकस, अरेबिकस, एक्टोकार्पस डर्बोनिमेटस, और भी बहुत सारी हैं। ये कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जो है वहां पर मिलते हैं, अटैच टू दी रॉक, अटैच टू दी रॉक। तो हैबिट के बारे में अगर हम इनकी बात करें, तो एक्टोकार्पस इज ए हेट्रोट्राइकस, फिलामेंटस एल्गा है, जो कि अटैच्ड फॉर्म में मिलता है। Attached heterotrichous mean there is a prostrate portion and there is a erect portion। जो एपीफाइट है एपीफाइट जो है वहां पर प्रोस्टेट पोर्शन स्टिक करता है, यानी वो खुद ही चिपक जाता है। स्टिकिंग नेचर है, स्टिकिंग फिलामेंट है। और जहां पर ये अटैच्ड फॉर्म है, अटैच्ड फॉर्म है, वहां पर दे अटैच्ड बाय हेल्प ऑफ राइजॉइड्स, दे अटैच्ड बाय द हेल्प ऑफ राइजॉइड्स। यहां राइजॉइड्स नहीं निकलता है, यहां ही राइजॉइड निकलता है, जो कि जो है रॉक वगैरह में होते हैं।
तो अब इसके मान लीजिए प्रोस्टेट पोर्शन की बात करें तो प्रोस्टेट पोर्शन इस प्रकार से रेगुलरली एंड स्पार्सली ब्रांच्ड। प्रोस्टेट पोर्शन कैसा है? यूनिसीलिएट है, फ्रीक्वेंटली या स्पार्सली, यानी बहुत सारी स्पीशीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा ब्रांच होता है या बहुत सी ऐसी स्पीशीज जिसमें नहीं भी ब्रांच होता है। स्पार्सली ब्रांच्ड फिलामेंट्स, तो ये ब्रांच फिलामेंट्स हैं और इसमें से ही जो प्रोस्टेट पोर्शन है, जो प्रोस्टेट पोर्शन है इसी में से इरेक्ट पोर्शन निकलता है जिसमें कि बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस होती हैं इरेक्ट पोर्शन में, एंड द इरेक्ट पोर्शन लुक लाइक ए, ये कैसा लगता है? टफ्ट के रूप में, टफ्ट के रूप में होता है, विच इज फ्रीली वेविंग इन वाटर, यानी यहां अटैच है और बाकी ये इस तरीके से झाड़ के रूप में ये इस तरीके से फ्रीली वेव करते रहते हैं। ब्रांचिंग हमेशा लेटरल होती है। अगर इसके एक पोर्शन का डिटेल हम बनाएं, अगर तो जो मेन एक्सिस है वो इस तरीके से सेल्स की एक लीनियर सीरीज के द्वारा बनी होती है, वेयर सेल्स आर अरेंज्ड एंड टू एंड, और इन्हीं सेल से लेटरल साइड में ब्रांचेस निकली होती है। इन ब्रांचेस कैसी निकली होती है कि ब्रांचेस ऊपर वाले सेप्टा से निकलती है, बीच से नहीं निकलती, और इसी प्रकार से हमें बनाना भी चाहिए डायग्राम कि जो ब्रांचिंग है वो ऊपर वाले सेप्टा से दिखानी चाहिए हमें। ठीक है, ये ब्रांचिंग है। तो ब्रांचिंग में क्या होता है कि सेल या तो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता, सेल या तो ब्रांच जाएगी और एक कोनिकल से स्ट्रक्चर में जो है टर्मिनेट हो जाएगी, या कभी कभी इस पे बहुत सारे लीनियर पतले पतले सेल्स बन जाते हैं और वो एक हेयर में टर्मिनेट होती है। तो आइदर इट टर्मिनेट एट द पॉइंट और टर्मिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ हेयर। ठीक है, सेल्स कैसे होते हैं? ज्यादातर स्क्वायरिश या रेक्टेंगुलर होते हैं।
सेल सारे के सारे यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। सेल की जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्ड की होती है। 3 लेयर्ड सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पैक्टिन और सेलुलोज की। पैक्टिन है, सेलुलोज। इसके बाद क्या होता है कि जो ज्यादातर स्पीशीज जो हैं, ज्यादातर स्पीशीज में स्मॉल डिस्क लाइक क्रोमेटोफोर होते हैं, मगर कुछ में थोड़े लंबे भी होते हैं और कुछ में बैंड लाइक भी होते हैं। मैंने सारे इसी में बना दिए हैं बताने के लिए कि ये डिस्क लाइक है और ये बैंड लाइक है और थोड़े से इलोंगेटेड भी होते हैं। इनकी खास बाकी और सारी चीजें भी होती हैं, साइटोप्लाज्म है और जितने सेल ऑर्गेनेल वगैरह हैं। इसकी खास बात ये होती है कि अगर हम क्रोमेटोफोर की बात करें तो हम ये तो इस प्रकार से क्रोमेटोफोर है जिसमें अपनी एक डबल मेम्ब्रेन है। हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर का जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड होता है, लेकिन यहां पर एक डबल लेयर और होती है जो इसको चारों तरफ से सराउंड किए होती है। जो कि बेसिकली एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इसे हम बाहर वाली को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर एक बाहर की तरफ निकला हुआ पायरिनॉइड होता है जिसमें जो है ये 2 के बजाय दो लेयर तो ये हो गई इसकी, और इसके बाद इसमें एक कैप होती है तो इस प्रकार से ये 3 लेयर की हो जाती है। ये एक कैप होती है। और तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर फेओफाइसी का वो क्या है कि क्रोमेटोफोर विथ प्रोट्रूडिंग पायरिनॉइड हैविंग ए पायरिनॉइड सैक। ये क्या है? पायरिनॉइड सैक है। ये क्या है? पायरिनॉइड है जिसमें कि कोई भी थाइलेकॉइड ट्रैवर्स नहीं करते, यानी उसके बीच से कोई थाइलेकॉइड नहीं जाता है। थाइलेकॉइड की भी आपको विशेषता बता दूं, एक थाइलेकॉइड तो बहुत ही बड़ा होता है जो सबको गर्डिल करता है इस प्रकार से। उसके बाद थाइलेकॉइड स्टैक्स में होते हैं, लेकिन स्टैक्स जो हैं उनके केवल 3 थाइलेकॉइड लैमली से बने होते हैं। यानी अगर इस तरीके से दिखाया जाए तो 1 2 और 3,
और जितने भी थाइलेकॉइड हैं उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग होती है। कभी कभी कोई थाइलेकॉइड जो इस प्रकार से स्टैक करता है वो आगे बढ़ करके दूसरे थाइलेकॉइड का भी हिस्सा बना लेता है। यानी इसमें से गया और इसका भी हिस्सा बन गया। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसीलिए जब भी हम इसका बनाते हैं तो हमें इसमें एक प्रोट्रूडिंग थाइलेकॉइड भी बनाना पड़ता है, पायरिनॉइड भी बनाना पड़ता है। बाकी अगर इसके पिगमेंट कंस्टिट्यूशन की बात करें तो पिगमेंट इसमें कौन से पाए जाएंगे? क्लोरोफिल ए प्लस सी, उसके बाद बीटा कैरोटीन, उसके बाद एक स्पेशल ब्राउनिश ज़ैंथोफिल होता है जिसे हम फूकोजैंथिन बोलते हैं। जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है? लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। इसमें एक प्रोटीनेशियस भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूटीन। तो रिजर्व फूड मटेरियल हो गए। और जो ब्राउनिश कलर है, जो एक्चुअल में ब्राउनिश कलर किसकी वजह से आ रहा है? ज़ैंथोफिल की वजह से आ रहा है, वो क्या है? फ्लूकोजैंथिन। और बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ए प्लस सी इसमें होता है। तो ये इसका सेलुलर डिटेल है। सेल भी हमने आपको बता दिया कि ट्राई लेयर, ट्रिपल लेयर्ड होता है, छोटे होते हैं, स्क्वायरिश, रेक्टेंगुलर या बैरल शेप होते हैं और एक के ऊपर एक लगे रहते हैं जिससे कि इन्हें यूनिसीलिएट फिलामेंट कहा जा सके। ब्रांचिंग में जरूर हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी ब्रांच इस तरीके से होती तो लेटरल है, लेकिन मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ब्रांच यहां से निकली तो उसने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बगल में ढकेल दिया। तो चूंकि बगल में ढकेल दिया तो ये दोनों कैसा लग रहा है? डाइकोटमी हो गई। तो कैसी है? एपरेंट डाइकोटमी है, असली वाली नहीं। असली वाली नहीं है। तो कभी कभी होता है ड्यू टू दी इवेक्शन, एक प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? इवेक्शन। इवेक्शन की वजह से अपरेंट डाइकोटमी शो होती है, अदरवाइज ब्रांचिंग इज ऑलवेज लेटरल। यानी मोनोपोडियल टाइप की ब्रांचिंग होगी जिसमें कि एक मेन एक्सिस होगी और बाकी सब उसके लेटरल में होंगे। तो हम इसके रिप्रोडक्शन की, ग्रोथ की पहले बात कर लें। ग्रोथ में क्या होता है कि हम जानते हैं कि ग्रोथ दो प्रकार की हो सकती है। नंबर वन, नहीं मतलब वैसे बता रहा हूं कि एपिकल हो सकती है, इंटर कैलरी हो सकती है, या डिफ्यूज हो सकती है, मतलब कोई भी करे। तो ये जो ग्रोथ के प्रकार हैं पूरे एल्गी में बता रहा हूं, एपिकल, इंटरकैलरी या डिफ्यूज। तो इसमें इंटर कैलरी होता है। इंटर कैलरी का मतलब है कि ये सेल कोई भी इसमें डिवाइड कर सकती है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो कुछ बेसल मेरिस्टेमेटिक सेल्स टाइप रीजन होता है। क्या है? बेसल, वो इंटर कैलरी, बेसल मतलब कि जहां भी पोर्शन है उसके बीच का नीचे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम।
तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, जब ये ग्रो करेंगे तो इसकी वजह से जो एपिकल नहीं होगा इसमें और डिफ्यूज नहीं होगा, तो जो ग्रोथ है फिलामेंट की वो अंदर से बाहर की मतलब बीच बीच में होती है, जहां पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इस प्रकार की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोथैलिक। तो ग्रोथ इसकी कैसी है? ट्राइकोथैलिक है। जैसे मान लीजिए यही ब्रांच है, तो ये क्या होगा? ये यहां कुछ सेल्स होंगे जो डिवाइड करके इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे। तो ग्रोथ क्या है? ट्राइकोथैलिक टाइप ऑफ ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। यहां हम आपको ये और बता दें कि अभी मैंने शुरू में बताया था कि देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसका मतलब यहां पर एक गैमेटोफाइट है और एक स्पोरोफाइट है। ये भी मैंने भी आपको बताया था कि दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम है। मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए उनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए कैसा है? जनरेशन कैसी है? आइसो है, यानी एक जैसी है, आइसो। तो इसीलिए उसका सीरीज क्या था? आइसो जेनरेटिव। तो जहां आइसो, तो चूंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है इसलिए इसमें दो प्रकार के थैलस मिलते हैं, एक गैमेटोफाइट मिलता है और एक स्पोरोफाइट मिलता है। तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल, वो एक तो फ्रैगमेंटेशन द्वारा होगा, फ्रैगमेंटेशन द्वारा होगा कि कोई भी फ्रैगमेंट टूट जाता है वो फिर से ग्रो करके एक बड़ा थैलस बना लेगा। दूसरा जो है बाय मीन्स ऑफ ज़ूस्पोर्स। तो ये जो ज़ूस्पोर्स हैं ये गैमेटोफाइट में नहीं होते हैं, ये सिर्फ स्पोरोफाइट में होते हैं। यानी वो थैलस जिसे हम देख करके ये नहीं बता सकते कि कौन सा है, लेकिन अगर हम उसके सेल को स्टडी करें तो हमें उसमें डिप्लॉयड जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। वो जो थैलस है वही ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करता है और वो जो ज़ूस्पोर है वो फिर से स्पोरोफाइट थैलस को बनाते हैं। वो ज़ूस्पोर गैमेटोफाइट को नहीं बनाते और गैमेटोफाइट भी अपने गैमेटोफाइट को बनाने के लिए कोई ज़ूस्पोर प्रोड्यूस नहीं करता। इसे ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा होता है। तो ज़ूस्पोर हमने आपको बताया था कि किस में बनेंगे? ज़ूस्पोरेंजियम में बनेंगे। अब ज़ूस्पोरेंजियम इसमें कैसी होती है? मल्टी लॉकुलर, या जिसे प्लूरी लॉकुलर भी कहा जाता है। यानी ज़ूस्पोरेंजियम मल्टीलॉकुलर ज़ूस्पोरेंजिया या प्लूरीलॉकुलर ज़ूस्पोरेंजिया। ये कहां बनते हैं? ये कहां बनते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये कहां बनते हैं? सिर्फ स्पोरोफिटिक थैलस पे बनते हैं। तो ये जो थैलस है, मान लीजिए थैलस का ये हिस्सा है और
एक साइड की ब्रांच निकल रही। तो ये जो थैलस है, ये कौन सा है? 2n वाला थैलस है, यानी ये स्पोरोफाइट है। तब इसमें क्या होगी कि जो लेटरल ब्रांच है उसमें एक सेल डेवलप होती है, वो सेल ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा एक ऐसी सेल बना लेती है जिसमें कई सारे सेल्स ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होते हैं, यानी इसने डिवीजन किया और कई सारे सेल्स बनाए इसने। अब चूंकि ट्रांसफर डिवीजन हुआ था, अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी होता है। तो बेसल सेल तो सिर्फ एक ही रहती है, बेस, क्योंकि ये जो ज़ूस्पोरेंजियम है ये ज्यादातर या तो सेसाइल होती है या सिर्फ एक सेल स्टॉक की रहती है। अब इसमें क्या होगा कि ये इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो लंबाई में डिवाइड करता है। इस प्रकार से लंबाई में वो डिवाइड करता है और बहुत सारे लॉक्यूल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से एक स्पोरेंजियम ऐसी बनती है जिसमें कि तो इस प्रकार से एक कैसा स्ट्रक्चर बन गया? प्लूरीलॉकुलर। इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो माइटोसिस के द्वारा बहुत सारे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया और ये जितने भी लॉक्यूल थे सब यूनिन्यूक्लिएट लॉक्यूल में कन्वर्ट हो गए। जितने भी लॉक्यूल हैं ये सब कैसे हैं? यूनिन्यूक्लिएट हैं। तो इस प्रकार जो है ये क्या है? लॉक्यूल्स है। और सब कैसे हैं? यूनिन्यूक्लिएट है। और यूनिन्यूक्लिएट के साथ क्या है? 2n है, क्योंकि कोई माइटोसिस नहीं हुई। कोई माइटोसिस नहीं हुई। तो ये एक ज़ूस्पोरेंजियम बन गया जो किस पर बना था? स्पोरोफाइट पर।
ऐसा कोई ज़ूस्पोरेंजियम गैमेटोफाइट पर नहीं बनता है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। और जितने ये यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हैं ये सब मेटामॉर्फोज होकर के एक एक ज़ूस्पोर बनाते हैं। वो ज़ूस्पोर क्या होता है, एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक न्यूक्लियस भी है और एक आई स्पॉट भी है, और दो अनइक्वल फ्लैजिला हैं जिसमें एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा वाला जो फॉरवर्डली डायरेक्टेड होता है वो टिंसल प्रकार का होता है, और नीचे वाला जो छोटा है वो विप्लैश टाइप का होता है। ये एक कैसा बन गया, ज़ूस्पोर जो कि 2n है, जो कि 2n है। तो ये स्पोरोफाइट पर बना है, और जब ये रिलीज होगा तो ये स्पोरोफाइट को ही प्रोड्यूस करेगा। रिलीज होने में क्या होता है कि अगर पहले तो बन गया, उसके बाद ये जो लॉक्यूल्स होते हैं इनकी सब वॉल डीजनरेट कर जाती है। इनकी सब वॉल डीजनरेट कर जाती है और यहां पर एक पोर बन जाता है, और इसमें जितने भी ज़ूस्पोर थे जितने भी, वो सब एक सेंट्रल कैविटी में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन ऑफ द वॉल ऑफ द लॉक्यूल्स, और इसी में से एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। जब ये बाहर निकलता है कुछ देर तक स्विम करता है, उसके बाद अपने एपिकल एंड से ये सबस्ट्रेटम पर ठहर जाता है, रेस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम बाय इट्स एपिकल एंड। इसके जो भी फ्लैजिला वगैरह हैं वो सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर ये जो है फिर ये इस तरीके से प्रोसेस निकाल करके एक प्रोस्टेट पोर्शन बनाता है। प्रोस्टेट पोर्शन जब बन जाता है तब उसमें से फिर एक इरेक्ट पोर्शन डेवलप होता है, जो इस प्रकार से एक इरेक्ट पोर्शन को डेवलप करता है। यानी जो ज़ूस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा बाय प्रोट्रूडिंग अ फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर विच मेक्स द प्रोस्टेट पोर्शन, और उस प्रोस्टेट पोर्शन से बाद में ऊपर की तरफ एक फिलामेंटस इरेक्ट पोर्शन डेवलप हो जाता है, और वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्पोरोफाइट ही होते हैं। तो स्पोरोफाइट तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ, बाय मींस ऑफ प्लूरिलॉकुलर ज़ूस्पोरेंजियम। प्लूरिलॉकुलर ज़ूस्पोरेंजियम। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमने क्या बताया था कि आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस मीन्स जो भी गैमीट्स बनेगा वो दिखने में
दोनों गैमेट्स सेम होंगे, मगर इसमें भी वेरिएशंस हैं। तो वेरिएशन नंबर 1 यानी कंप्लीटली आइसोगैमस हो, आइसोगैमस हो यानी उसमें जो गैमीट्स बने वो इस तरीके से दिखने में सेम हो। इसमें एग्जाम्पल क्या है? एक्टोकार्पस ग्लोबीफर। ये कैसा रिप्रोडक्शन शो करता है? जिसमें कि गैमिटोफाइट पर, अब यहां फिर ध्यान दीजिएगा कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस पे हो रहा है? गैमीट्स बनेगा, तो गैमीट्स किस पे बनता है? गैमिटोफाइट पर बनता है। तो ग्लोबीफर में बिल्कुल सेम होते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमी, यानी वहां भी दिखने में तो सेम होगा, दिखने में तो सेम होगा, मगर एक मोर एक्टिव होगा और एक लेस एक्टिव होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस। और इसी तरीके से एक तीसरा बनता है जिसमें कि जो दोनों गैमीट हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण? इसका उदाहरण क्या है? सिकंडस। तो ये 3 प्रकार के हुए हमारे पास, ए, बी एंड सी। अब ग्लोबीफर में क्या है कि अच्छा हाँ, ये है कि अब हमने ये जान लिया कि दोनों गैमीट्स सेम होंगे, दोनों गैमीट्स सेम है, लेकिन एक ज्यादा एक्टिव है एक कम एक्टिव है। दोनों गैमीट्स ऊपर से देखने में तो करीब करीब एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा है, यानी ये मेगा है और ये कैसा है? माइक्रो है। तो अब ये बनेंगे कैसे? मैंने ये वाला डायग्राम इसलिए नहीं मिटाया था कि क्या होता है कि ये जो, अब ध्यान फिर रखिएगा कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? गैमिटोफाइट की बात कर रहे हैं, थैलस की। ये जो पहले स्ट्रक्चर बना था ये सब स्पोरोफाइट में था। तो गैमिटोफाइट थैलस में इसी प्रकार से जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ था प्लूरिलोकुलर जू स्पोरेंजिया का, इसी तरीके से गैमिटेंजियम का डेवलपमेंट होता है। गैमिटेंजियम। तो ये जो गैमिटेंजियम है, अब ये इसी प्रकार क्या करेगी कि माइटोसिस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एन है, तो माइटोसिस करेगी और 128 तक लॉक्यूल बना लेगी। लॉक्यूल कैसा बना लेगी? जिनकी संख्या 128 तक हो। यहां पर अब ये क्या हो जाएंगे? एन टाइप के, यूनिन्यूक्लिएट है, एन टाइप के।
तो लॉक्यूल बन जाएगा। अब हम इसे कहेंगे प्लूरीलॉकुलर, जू स्पोरेंजियम के बजाय प्लूरीलॉकुलर गैमीटेंजियम। अब हम इसे यहां जूस्पोर नहीं कहेंगे, और वो इसी प्रकार बनता है, इसी प्रकार रिलीज होता है और गैमीट्स के रूप में वो बाहर निकल जाता है। किसी भी अगर मोनोइशियस स्पीशीज है, ज्यादातर डायोशियस स्पीशीज होती है, अगर है तो वो एक ही थैलस से आने वाले गैमेट्स फ्यूज करेंगे, और नहीं तो वो दूसरे थैलस से आने वाले गैमेट्स आपस में फ्यूज करके एक जाइगोट बना लेते हैं। फिर क्या होता है कि यहां, अब ये तो ग्लोबीफर का हो गया कि बना और फ्यूज हो गया। फिर फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी में एक लेस एक्टिव है, एक मोर एक्टिव है। तो जो लेस एक्टिव है वो इस प्रकार से तो ये मान लीजिए लेस एक्टिव है, लेकिन यहां पर ये जो सिलिकुलोसस है, सिलिकुलोसस है, ये ऑलवेज डायोशियस होते हैं। जहां पर फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी है वहां पर हमेशा डायोशियस कंडीशन होती है। एक जो है लेस एक्टिव है और उसके चारों तरफ इस प्रकार से एक्टिव वाले जो गैमीट्स हैं एक क्लस्टर फॉर्मेशन बना लेते हैं। क्लस्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लम्प फॉर्मेशन। क्लम्प फॉर्मेशन। तो जो ज्यादा एक्टिव वाले हैं वो उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। इसमें जरूर ऐसा कुछ मानना है कि जरूर ये कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट करता होगा जो लेस एक्टिव वाला है, जिससे कि उसके चारों तरफ क्लम्प फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो सिलिकुलोसिस में हो रहा है ये डायोशियस कंडीशन में होता है, यानी ये जो लेस एक्टिव वाला है ये किसी दूसरे थैलस से आया होगा, और ये जो एक्टिव वाले हैं ये दूसरे थैलस से आया होता है, और इनमें से कोई एक जाकर के इसके साथ मिल करके फिर एक जाइगोट बना लेगा। ठीक है। अब इनकी बात करें, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर यानी इक्टोकार्पस सिकंडस। अब आपने देखा कि यहां ये इस प्रकार बना है, तो अब चूंकि यहां पर एक माइक्रो है और एक मेगा है, तो माइक्रो और मेगा है, तो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा कि जो माइक्रो वाले गैमीट्स हैं, जिन्हें हम माइक्रो गैमीट्स, और बड़े वाले जो मेगा गैमीट्स, उनके गैमीटेंजियम में भी फर्क होता है, और वो इस तरीके से जब बनते हैं तो मेगा वाले के लॉक्यूल बड़े साइज के होते हैं। मेगा वाले के लॉक्यूल बड़े साइज के होते हैं, जिससे कि उनमें बड़े गैमीट्स बन सके। तो हम इसे क्या कहेंगे, मेगा गैमीटेंजियम। इसे क्या कह देंगे, माइक्रो गैमीटेंजियम। ठीक है। अब ये आपको यहां देखिए, यहां दो प्रकार के गैमीटेंजियम बने, ये आपको याद रखना है। और किसमें बने हैं, एक्टोकार्पस सिकंडस में, जो कि मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी शो करता है, जहां पर एक गैमीट छोटा है, देखने में दोनों सेम है मगर एक छोटा है और एक बड़ा है, केवल साइज मैटर करती है। तो इसी प्रकार से ये सब रिलीज होते हैं, और रिलीज होकर के एक
जाइगोट बना लेते हैं फ्यूज करने के बाद, जो बाद में कुछ देर रेस्ट करने लगता, मतलब कुछ देर स्विम करने के बाद रेस्ट करता है, और नहीं मतलब रेस्ट मतलब कि नीचे सबस्ट्रेटम पर आ जाता है, वैसा कोई रेस्टिंग फेज इसमें नहीं है, कोई जाइगोटिक रेस्टिंग नहीं होती, नो रेस्टिंग फेज। यानी जैसे ये बनता है उसके बाद तुरंत ही डिवाइड करता है। इसी प्रकार इसमें नो रिडक्शन डिवीजन, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, और ये इस प्रकार एक प्रोसेस बाहर निकाल करके और फिर से एक मैच्योर थैलस बना लेगा, जो कि क्या हो जाएगा अब स्पोरोफाइट। तो हमने क्या देखा कि गैमेटोफाइट में गैमीट्स बनते हैं जो फ्यूज करके इस तरीके से जाइगोट बना लेते हैं, और जाइगोट जो है स्पोरोफाइट बनाता है। अब जब जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है तो हमने अभी देखा कि जाइगोट जो स्पोरोफाइट बना रहा है वो अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए प्लूरिलॉकुलर ज़ूस्पोरेंजियम भी बना रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि यहां पर एक सेल और बनती है। कैसी बनती है? जो जैसी इसको बनाने के लिए बनी थी, लेकिन ये अब डिवाइड नहीं करेगी, इसका एक स्टॉक सेल होगा और ये इस तरीके से बड़ी होकर के यूनिलॉकुलर ही रहेगी। तो ये कैसी हो गई? यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम। इसमें जो न्यूक्लियाई है ये पहली बार जो डिवाइड करेगा तो रिडक्शन डिवीजन होगा, और इस तरीके से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये कैसे हैं? हैप्लॉयड है। तो ये कैसा स्पोरेंजियम बना? जो अभी मल्टीलॉकुलर बन रहा था, अब ये यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम है, और इसमें 128 तक स्पोर्स बनते हैं, जो उसी तरीके से पियर शेप्ड होंगे, और उसी तरीके से 2 डिफरेंट काइंड्स के फ्लैजिला होंगे। लेकिन अब हम इन्हें क्या कहेंगे? मियोस्पोर्स। ये बन जाते हैं। तो क्या हुआ? अब हमको क्या मिला? हमने ये एक चीज और देखी कि स्पोरोफाइट में 2 तरीके के स्पोरेंजियम बन रहे हैं। एक बन रहे हैं प्लूरिलॉकुलर, एक बन रहा है यूनिलॉकुलर। ये कैसा है? ज़ूस्पोरेंजियम है। ये ज़ूस्पोरेंजियम है, ये भी ज़ूस्पोरेंजियम है, लेकिन यहां ज़ूस्पोर का क्या मतलब है? ज़ूस्पोर मतलब मियोस्पोर है। ये मियोस्पोर जब जर्मेट करेंगे, जब ये मियोस्पोर जर्मेट करेगा और सबस्ट्रेटम पे आ जाएगा और अपने फ्लैजिला वगैरह रिजॉर्ब करके और ये सब खत्म करके और फिर से एक प्रोसेस के द्वारा जब ये जर्मेट करेगा तो ये किसे देगा? इट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। तो ध्यान दीजिए कि ये जो है एन है, यानी अब आपको क्या याद रखना है कि जो प्लूरिलॉकुलर ज़ूस्पोरेंजियम था वो स्पोरोफाइट को
प्रोड्यूस करता है। यूनिलॉकुलर से जो मियोस्पोर बनते हैं, हालांकि ये दोनों स्पोरोफाइट पे ही बन रहे हैं, लेकिन स्पोरोफाइट पर बनने के बावजूद चूंकि ये मियोसिस के द्वारा मियोस्पोर बना रहा है, इसलिए मियोस्पोर जब भी जर्मिनेट करेगा ये गैमेटोफाइट को बनाएगा। स्पोरोफाइट इज परपिचुएटेड बाय जूस्पोर्स and the gametophyte is formed by the germination of meiospore which is formed inside the unilocular sporangium। तो हमारे पास दो थैलस हुए, एक गैमेटोफाइट थैलस हुआ जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता तो है, लेकिन उसे हम जूस्पोरेंजियम के बजाय गैमीटेंजियम बोलते हैं, और दूसरा थैलस जो देखने में वैसे जैसा वो भी यही स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन हम उसे गैमीटेंजियम के बजाय जूस्पोरेंजियम कहते हैं। और प्लस जो एडिशनल चीज याद रखनी वो ये है कि स्पोरोफाइट दो तरीके के स्पोरेंजियम बनाता है, एक प्लूरिलॉकुलर एक यूनिलॉकुलर, जबकि गैमेटोफाइट केवल एक ही तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है जो कहलाता है गैमीटेंजियम, वो भी प्लूरिलॉकुलर ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस।